आप देखेंगे नैरेटिव, कहानी कौन बता रहा है। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा, कौन लिख रहा है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़िए आप, आदिवासी के बारे में कुछ आपको मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ मिलता है। सिर्फ एरियंस, मुगल्स, इंग्लिश। भारत में सिर्फ यही लोग हैं क्या? आदिवासियों के बारे में कौन लिखेगा? आदिवासियों की कहानी कौन सुनाएगा? एरियंस, मुगल्स और भी कहिए, बहुत लोग आए, ग्रीक आए, सिकंदर आए और अंग्रेज, फ्रेंच, बहुत लोग आए। आदिवासी तो यहां कम से कम 10-15 हजार साल से पहले, उनकी बातें कौन सुनाएगा? उनकी बातें कौन, किसी पर डायरेक्ट? तो हम दूसरों की बातें, दूसरों की कहानी सुनते आए हैं, हमारी कहानी कौन सुनेगा? हमारी कहानी कौन बताएगा? आदिवासियों का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण कौन बदला है? इस प्रकार का समारोह ये अवसर होता है कि हम आदिवासी के जो डांस है, उनके कल्चर है, उनकी आवाज सुनते हैं। जो आदिवासी हैं वो अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, जो आदिवासी नहीं है, अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है ताकि एक अच्छा पॉलिसी बन सके। और यदि कुछ चूक हो गई है, कुछ छूट गया है, तो आने वाले दिन में हम उनको मेन स्ट्रीम में कैसे जस्टिस दिला सकें, ये एक औचित्य होता है, इसलिए हम बनाते हैं। आदिवासी के बारे में आप यदि सोचेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत डिस्टर्बिंग है सिचुएशन। मैं सब इश्यूज पर नहीं जाऊंगा क्योंकि और लोग कभी आप सुने होंगे या पढ़े होंगे या बोले होंगे किसी से। मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो शायद आपने कभी कम सुना होगा। मैं एक सवाल से शुरू करता हूं आप सभी से, आप आदिवासी हो या न, एक सवाल पूछता हूं, जवाब आप दे या न दे, लेकिन अपने अंदर कुछ सोच। आर यू प्राउड ऑफ एनी ट्राइबल लीडर टुडे इन इंडिया, और बंगाल और झारखंड जहां से गुजरात? मैं आदिवासी खास करके पूछ रहा हूं, एक ऐसा लीडर के बारे में आप सोचें या बताएं जिसके प्रति आप गौरव प्राउड महसूस करते हैं। कोई आ रहा है दिमाग में? Anybody likes to answer this question? द्रौपदी मुर्मू। But why are you proud? I'm just sorry. I should not say that. Becoming something and doing something is two different things. आदिवासियों के रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसी ने अब तक कुछ किया है तो अच्छी बात। मैंने इफ यू आर प्राउड, वेरी गुड। मैंने काफी यूथ ग्रुप को एड्रेस किया। जब मैंने ये सवाल पूछा है, मुझे एक ही आंसर मिला है और वो है साइलेंस। ये सोचने वाली बात है कि हम आदिवासी समाज इतना कल्चर, दिस दैट, गौरव महसूस करते हैं। हाउ कम वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए गुड लीडर? कहां चूक हो रही है, कहां गलतियां हो रही है? सिर्फ उनमें कमजोरी नहीं है, आदिवासी समाज में कुछ तो गड़बड़ है, that we are not able to produce a good leader. कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सोचने वाली बात है, हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? लीडर्स का मतलब बहुत बार हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स। यस, 3 प्रकार के लीडर्स होते हैं, मेनली पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल और सिविल सोसाइटी लीडरशिप। पॉलिटिकल तो आप लोग समझते ही हैं, ट्रेडिशनल इस गांव के जो पढ़ा, मांझी, प्रकार सब होते हैं, ट्रेडिशनल लीडरशिप। थर्ड वेरी पावरफुल सिविल सोसाइटी लीडरशिप, इसके बारे में बहुत कम लोग सुनते। केरला मॉडल स्टोरी पढ़िए,
केरल में सिविल सोसाइटी, हमने पढ़े लिखे लोग, समाज की एनजीओ लोग सरकार से सवाल करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये सिविल सोसाइटी लीडरशिप वेरी पावरफुल। यू डोंट हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स। आप जॉब में रहते हुए अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा पहलू जो मैं देख रहा हूं अधिकतर, अर्बन रूरल डिवाइड। आदिवासी जो पढ़ लिख के शहर में रहने लगे हैं और जो गांव में छूट गए या गांव में रहते हैं, दोनों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है। हम रिजर्वेशन का एडवांटेज उठा करके शहर में रहते हैं, बस जाते हैं, घर गाड़ी घोड़ा, बच्चों को इधर उधर जॉब, अपना गांव अपना परिवार समाज भूल जाते हैं। इज इट द पर्पस ऑफ एजुकेशन? ये सोचने वाली बात है। हम जितना भी नाचें, जितना भी गर्व करें, लेकिन जब वो एक्शन में नहीं कन्वर्ट होगा, जब हम अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे अपने गांव वालों के लिए, अपने समाज के लिए, हमारा कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या है? अपना परिवार तो सब चला लेते हैं। इस मौके पर ये सोचने और समझने वाली बात है। जानने के लिए मैं एक दुआ बताऊं, बहुत बार हम लोग करते हैं कि आदिवासी कौन है। तो 1965 में लोगों कमेटी बना था, उसमें 5 डिस्टिंग्विश फीचर बतलाए गए थे। पहला था कि प्रिमिटिव ट्रेड्स, कुछ पुराने पुरातत्व से मिलता जुलता चीज, जैसे हम खेती करते हैं तो हल से करते हैं, जंगल में रहते हैं, या कुछ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव ट्रेड्स। डिस्टिंक्ट कल्चर जो आज हमने साफ देखा, डांस के तौर पर, गाने के तौर पर, सभी को अलग लगता है, इस दूसरों से मिलता जुलता नहीं है। मैं भी जब गुवाहाटी में पोस्टेड था 3 साल के लिए, इतने सारे आदिवासी कल्चर है, बाप रे बाप, मतलब, और ब्यूटीफुल, ओडोस, मिसिंग और वगैरह वगैरह, फिर विजो, सब तो आप जानते ही हैं, नागा, इतने ब्यूटीफुल डांस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल गर्ल्स। आई मीन, लोग भी बहुत सुंदर है, लेकिन उनका प्रोजेक्शन कोई नहीं करता। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक होता है कि थोड़ा सा अलग लोग रहते हैं, शाय ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट आने में थोड़ा शाय रहते हैं, और बैकवर्डनेस, इस पर मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आदिवासी बैकवर्ड नहीं होता है। शायद मतलब होगा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करते हैं। शायद पॉवर्टी ज्यादा हो, हेल्थ केयर पर सुविधा कम हो, एजुकेशन कम हो, लेकिन सिर्फ बैकवर्डनेस बोलने से ये आदिवासी समाज के लिए एक चोट है, क्योंकि सोशली तो हम बैकवर्ड नहीं, हम तो इक्वल समाज है। नारी को हम ऊपर स्थान देते हैं, हम दहेज नहीं लेते हैं, इसको आप बैकवर्ड कैसे बोलेंगे? सबको समानता से ट्रीट करते हैं। हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस टू सम एक्सटेंट, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में डिबेट पर नहीं जाऊंगा, क्या होता है उस पर छोड़िए। अब रही बात आज के तारीख में आदिवासी होने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? ये जितने मैंने 5 क्वालिटी दिखाए हैं, उसमें 5 शायद हम लोगों में नहीं होगा। प्रिमिटिव ट्रेड्स में जॉब करते हैं, दूसरों जैसा करते हैं, दूसरों जैसा घर में रहते हैं, सिक्योरिटेड एरिया में नहीं रहते हैं, हम लोग शाय भी नहीं है, किसी से भी बात कर लेते हैं, बहुत कुछ हम लोग डेवलप हो गए, बोल्ड हो गए हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो है ही, हम कोलकाता में रहते हैं। सो व्हाट डज इट मीन टू बी ए ट्राइबल आदिवासी? व्हाट डज इट मीन? इसका एक्चुअली मैं शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि मैंने ट्राइबल स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ स्टडीज किए हैं। There is something called tribal spirituality, indigenous spirituality. 3 पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। और नंबर 1, ट्राइबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस इंडिया, खासकर सारे ट्राइबल्स में 3 क्वालिटीज देखने को मिलती है। नंबर 1, एंसेस्टर वर्शिप, पुरखों की हम पूजा करते हैं, जैसे संथालों में होता है मंजी धाम, वो उनका प्रतीक है। सेकंड होता है नेचर रिलेटेडनेस, हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा सरना स्थल हो, जाहिर हो, वो पेड़ों का एक समूह है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम प्रतिमा की पूजा नहीं करते,
हम प्रकृति की पूजा करते हैं। थर्ड एंड वेरी पावरफुल, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। मतलब हम समाज में एक साथ मिलजुल के कैसे रहे, ये हमारा स्ट्रेंथ रहा है। ये है कल्चर। सिर्फ ड्रेस, सिर्फ खाना पीना, गाना, इतना नहीं। और ये लोकल कमिटी जो दिया है उनमें से हम एक भी फुलफिल नहीं कर रहे। हमारा कल्चर फिर क्या है? एंसेस्टर वर्शिप। सिर्फ भूखे नहीं, बड़ों का आदर करना, ये एक कल्चर। प्रकृति से जुड़े रहना। अब जुड़े कैसे रहेंगे? मैं बहुत बार भाषण वगैरह में बोलता हूं आदिवासी, यदि आप अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ, साल में कम से कम एक पेड़ जरूर हो। एनवायरमेंट हम लोग का दूषित हो गया, एक पेड़ आप जरूर रोपें। अदरवाइज आदिवासी कहने का कहां तात्पर्य रह गया? आई एम आदिवासी, व्हाट डज इट मीन? साल में 2 बार नाच दिए, गा दिए, इज इट एनफ? रिजर्वेशन का फायदा आकर के शहर में रह रहे, अपनी जिंदगी जी रहे, वे आदिवासी। There is something called evolving society. हम जैसे थे वैसा नहीं रह सकते हैं, बदला भी नहीं चाहिए। कुछ परिवर्तन होता रहेगा, हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन एक मूल कुछ स्वरूप होता है, कैरेक्टर होता है, उसे हमें रखा रहना चाहिए। जो मैंने शॉर्ट में ये ट्राइबल या इंडिजिनस स्पिरिचुअलिटी की बात की, कैरेक्टर की बात की, इसको रखना चाहिए। आदिवासी के बीच में आप देखेंगे देयर इज नो डाउट सिस्टम, नेचर रिलेटेडनेस, ह्यूमन इक्वालिटी। इक्वालिटी है, ऊंच नीच नहीं है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, इसको हमें कैरी करना है। सेल्फ रिलाइज हैबिट, आप आदिवासियों के बीच में देखेंगे एक बहुत बड़ा सेल्फ रिलाइज हैबिट जो खत्म होते जा रहा है, जिसको बोलते हैं किचन गार्डनिंग, खत्म होते जा रहा है। कहा जाता है आदिवासी लोग शहर से सिर्फ नमक खरीदते थे, धीरे धीरे तेल, इस पर बच्चों के लिए लड्डू, बाकी सब अपने प्रोड्यूस करते थे। दे वर सेल्फ रिलायंट। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी हम सब कुछ बाहर से लेते हैं। इसीलिए आज के तारीख में डेवलपमेंट असिमिलेशन बातचीत होना, हम दूसरे को शामिल हो जाए ऐसा नहीं, हम इंटीग्रेट हो जाए। मतलब अपने गुणों को रखते हुए, दूसरों के अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हुए हम उसको खुल मिल जाए, अपना कैरेक्टर न खोए, ये इंटीग्रेशन हो। एक पॉइंट मैं जोड़ूंगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस। आदिवासी समाज को आज के तारीख में बिजनेस में जाना बहुत जरूरी है। जॉब सबको नहीं मिलने वाला है, इसलिए जिस तरह का जॉब आपको सूट करता है उसमें जाना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को एनकरेज करें। हमारे जमीन है, जमीन से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिजनेस करें, एनकरेज करना बहुत जरूरी है। ये एक नया मूवमेंट हम लोग को लाना बहुत जरूरी है, यदि हम अपनी आर्थिक दशा को मजबूत रखना चाहते हैं तो। आखिर करे की बात कहूंगा, एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम जो हमने जितना पढ़ा, इसका क्रिटिक इज नॉट सुटेबल फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। आज का एजुकेशन सिस्टम जो मेजर ट्राइबल्स हैं, 80% जो गांव में रहते हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ कॉम्पिटिशन करना सिखाता है, जॉब और शहर की ओर भागने के लिए सिखाता है। हमारा जल जंगल जमीन, उसको कौन यूज करेगा? सब यदि भाग जाएंगे पढ़ लिख के शहर की ओर, उनका सदुपयोग कौन करेगा? एग्रीकल्चर कौन करेगा? पढ़ लिख कर अच्छा तरीका सीख करके, अच्छा बिजनेस के तरीके से कैसे हम खेती कर सकते हैं, ये सीख करके हमको वापस जाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। एग्री बिजनेस इज अ वेरी थ्राइविंग बिजनेस नाउ, हम रियलाइज करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक तौर पर अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। जैसे ऐसा एक्ट जो सरकार ने बनाई है, अभी तक आदिवासी एरिया में ठीक से लागू नहीं हुआ है। साथ ही साथ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये एक्सप्लेन करने में हमको बहुत समय लगेंगे अभी, लेकिन ये सब जितने राइट्स हैं हम लोग को सीखना चाहिए और अपने लोगों को पढ़ लिख करके अपने लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, अपने आप को भी। मैं अभी नहीं बोलूंगा, समय कुछ होते जा रहा है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे न्योता आमंत्रण दिया। ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ।